वेलकम। सही वीडियो पे आ गए हो। आईसीएससी क्लास 9th के स्टूडेंट हो और ये वाला चैप्टर कौन सा, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, जानना चाहते हो इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो दैट कि जब एग्जाम आए ना तो तैयारी करने में दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट करते हैं और जल्दी से। अगर तुम बहुत जल्दी में हो ना, तुम इस वीडियो को 1.5x 2x पे भी देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपको इस चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ना सिर्फ आपके यूटी टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, साइकिल टेस्ट, इवन आपके अपकमिंग मिड टर्म एग्जामिनेशन हो या फिर कुछ स्कूल में प्री बोर्ड भी आजकल शुरू हो गया, वहां भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस चैप्टर के टॉपिक से सवाल किस तरीके से फ्रेम होते हैं, सो दैट कि जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको कौन से टॉपिक को किस तरीके से करना है। मैं आपको एक चीज और लास्ट में इस वीडियो में ना मैं आपको एक पूरा सार दूंगा, 2-3 बातें बताऊंगा जिससे कि ये चैप्टर करना चुटकियों का काम हो जाएगा। देखो जरा, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस में थोड़ा सा अगर ब्रीफ करूं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर के बारे में अगर आपको कंसेप्ट जानना है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, सीधा पहुंच जाओगे वहां जहां मैंने इसके पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। इसके अंदर मैं पर्टिकुलर टारगेट कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब इस चैप्टर में ना ज्यादा बातें जो हमने की वो बातें की हमने रिएक्शंस को लेकर, यानी कि कैसे होती है केमिकल रिएक्शंस, उनको कैटेगराइज किस बेस पे किया जाता है, जैसे कि कौन सी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। एक एक करके देखते हैं कि उन टॉपिक से रिलेटेड सवाल किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। आते हैं जरा हम क्वेश्चंस पे। जैसे कि देखो ये सवाल क्या है, सवाल पहले मल्टीपल चॉइस में देखते हैं किस तरीके से सवाल फ्रेम किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो एक टॉपिक, यानी कि अब आते हैं, समझिएगा जरा, मैं आपको ना साथ साथ यहां पे ना हर क्वेश्चन के साथ वो टॉपिक मेंशन करूंगा जो कि इस चैप्टर में दिया गया। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बना है आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाले टॉपिक से, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैंने फिर कहा क्लिक करके जाएं और जाके समझ लें जरा, बहुत आसान है। अब आपको यहां पे 4 एग्जांपल दिए, पूछा है कि इसमें से कौन केमिकल चेंज नहीं, नॉट अ केमिकल चेंज। ये ध्यान रखिएगा, मैं कई बार इस बात पर जोर देता हूं कि जब एग्जाम में सवाल को थोड़ा सा घुमाना होगा तो सवाल डायरेक्टली नहीं करके उसको थोड़ा सा वो नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे। जैसे कि 4 ऑप्शन दिया, बोला इसमें से कौन नहीं है एक केमिकल चेंज, ठीक है। अब जब नहीं की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, केमिकल चेंज में नई चीजें फॉर्म होती है, बहुत सिंपल है। इन चारों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन देखो, आयरन इज मैग्नेटाइज, इसमें कुछ भी नया फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए आप आयरन के पास मैग्नेट लेके आते हो, थोड़ी सी मैग्नेटिक पावर आयरन में भी आ जाती है और आयरन एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, दैट्स इट। यही है आयरन के मैग्नेटाइज होने का कारण और उसके पीछे का लॉजिक। तो ये एक केमिकल चेंज नहीं है, इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, हीटिंग ऑफ जिंक नाइट्रेट इज अ डैश रिएक्शन, आपको दिख गया। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस पे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म है कि यानी आपको इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शंस अच्छे तरीके से करनी है। हर टाइप के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो रिएक्शंस क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, और उस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी। जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में हीटिंग ऑफ जिंक नाइट्रेट इज अ डैश रिएक्शंस, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या फिर रिडॉक्स है। तो अभी तो जैसे मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस सवाल का जवाब देके फटाक से, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही वाला एग्जाम्पल पूछा जाए, है ना। वैसे आपको देखो एक चीज बताता हूं, जब भी मैं किसी चीज को अगर गर्म करूंगा तो भाई गर्म होकर कोई चीज क्या होती है, टूटती ही तो है, ब्रेक ही तो होगी, जल जाएगी, जल भुन के राख हो जाएगी, या फिर अगर जलेगी नहीं, राख में नहीं बदलेगी तो लिक्विड स्टेट में जा सकती है अगर सॉलिड है तो। यानी कि कोई चीज को अगर आप गर्म कर रहे हो तो उसके अंदर के बॉन्ड वीक होते हैं और वो टूटते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, यानी डीकंपोज्ड हो गया, समझ लो आप। तो हीटिंग ऑफ जिंक नाइट्रेट, अब मैं आपको थोड़ा सा और अगर रिमाइंड कराऊं ना, तो जिंक नाइट्रेट को अगर मैं वो करता हूं, इसका डिकम्पोजिशन करता हूं, तो मुझे ना एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस भी मिलती है। अगर तुम्हें पता है वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस कौन सी है तो तुम पॉज करो, पहले उसका आंसर लिखो। लिख दिया आंसर। अब मैं बताता हूं, वो रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर की। तो अगर तुमने आंसर सही लिखा था पॉज करके तो तुम्हारे लिए तो एक क्लैप बनता है, ठीक है। आओ जरा अगला देखो किस तरह का सवाल है। तो ये ध्यान रहे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस जरूर ध्यान से करना है। देखो फिर से एक और एग्जांपल, बर्निंग ऑफ अ मेटल एक एग्जांपल है
किस तरह के रिएक्शंस का। दोबारा से देखिए जरा, हमने क्या किया है, मेटल को बर्न किया है। अब यहां आप थोड़ा सा शॉक्ड हो सकते हो कि सर पिछले वाले में जब जलाना एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो क्या ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? आप लो सोच तो ठीक रहे हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे। जब हम मेटल को बर्न करते हैं, है ना, या फिर आप नॉन मेटल को बर्न करते हो, चीजों को जलाने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बर्निंग ऑफ मेटल या नॉन मेटल एग्जांपल हो जाता है एक ऐसे रिएक्शंस का जहां पे वो चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तब जाके वो फॉर्म होगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बर्निंग ऑफ मेटल एक एग्जांपल है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का बिटवीन टू एलिमेंट्स। नहीं समझे क्या? इसको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। जैसे कि हमने एक मेटल ले लिया Mg, ओके, और इसको मैंने बर्न किया। बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होगा। अब नाउ इफ यू नो द आंसर, फिर से वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि इन दोनों की फॉर्मेशन से कौन सा ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम तो बनेगा, लेकिन क्या होगा उसका फॉर्मूला। ओके, आंसर लिख दिया है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर है MgO। अगेन क्लैप फॉर योरसेल्फ अगर आपका आंसर सही है, ठीक है, तो अपने लिए क्लैप कीजिए और मूव करते हैं हम अगले सवाल पे। अभी कॉम्बिनेशन क्यों है वो आपको दिख रहा है, दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी बात। आगे देखो जरा, फिर किस तरह के सवाल यहां फॉर्म होते हैं देखेंगे जरा। ओके, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्क्रीन को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दिस स्क्रीन। ये स्क्रीन अचानक से घबरा गई, थरथरा गई। ये तो हो गया ब्लूपर। ब्लूपर्स कैसे आ गए भाई, हाउ द ब्लूपर्स कम। चलिए जरा, कोई बात नहीं, तुम तो स्किप कर सकते हो, एडिटिंग में मैं अभी इस पार्ट को कट कर दूंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा उस क्वेश्चन नंबर 4 पे जहां हम इसको डिस्कस कर रहे थे। यही तो फायदा है एडिटर साहब, मुझे जंप कीजिए सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल। अगेन फिर से एक एग्जांपल दिया गया है, एक कंडीशंस दी गई है और हमसे पूछा गया है कि वो रिएक्शंस किस टाइप की रिएक्शन है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है जब हम मिक्स कर रहे हैं किस चीज को, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को विथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम क्लोराइड, यानी कि वही जो सॉल्ट आप सोच रहे हो NaCl के साथ। और बेसिकली इस रिएक्शंस में क्या होता है कि जो आपका नाइट्रेट है वो सोडियम के साथ निकल जाता है और जो क्लोरीन है आपका वो आपका इसके साथ चला जाता है सिल्वर के साथ और फॉर्म करता है AgCl और प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब आप सबको पता है कि जब भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और उनके आयंस का एक्सचेंज होता है, दैट रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे आयंस अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और इसमें ना एक चीज और बताता हूं मैं, आयंस की पोजीशन कैसे चेंज होती है, इस बात पे मैंने कई बार जोर दिया कि देखो इस कंपाउंड में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव आयंस है, यानी एक कैटायन और एक एनायन है। कैसे पता करोगे, बहुत सिंपल है, उनकी वैलेंसी चेक करो। जैसे सिल्वर जो है आपका वो डोनेट करना पसंद कर रहा है, दूसरी तरफ आप नोटिस करोगे तो यहां भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब एक्सचेंज कैसे होता है ना, एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ, बस समझ में आ गया। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बस वो वाला हिसाब किताब आपको ध्यान रखना है और आराम से आप डबल डिस्प्लेसमेंट करा सकते हो, ठीक है सर। फिर किस तरह के सवाल है, फिर सवाल है बेटा आपको अगेन जो रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी, उस रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, चीजें फॉर्म होंगी, तो उनके ना कलर होंगे, उनके स्टेट के ऊपर सवाल हो सकता है, इवन उनके यूजेस के ऊपर सवाल हो सकता है। जैसे कि सवाल को देखो, एक ब्राउन सब्सटेंस A ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स ब्लैक। देख रहे हो आप यहाँ पे दो कलर के बारे में बताया, बोला एक ब्लैक एक ब्राउन रंग का एक सब्सटेंस है, ऑब्वियस सी बात है हमें इसका नाम ही पता करना है, ये AB वाले सवाल। उसको बर्न किया तो वो काले रंग का फॉर्म होता है, उसका दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम B दिया उन्होंने। तो बोला कि बताओ कि A और B क्या है, व्हाट इज A एंड व्हाट इज B, ठीक है। अब बहुत क्लियर है कि ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो कॉपर है, अब ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है, देखो मुझे ये आंसर पता है क्योंकि मैं काफी बार आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं। ये सब चीजें आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक इन द सेंस कि मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इनका कैलकुलेशंस करने का। यहां पे आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जिस साइनी मेटल की बात की गई है, जिस ऑक्साइड की बात की गई है, जिसका कलर हमें गिवन है, वो एक्चुअली में इस तरीके का दिखता है और वो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। बात समझ में आ गई।
आपसे इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बट उसके लिए बेटा आपको होना चाहिए कलर के कंपाउंड के बारे में पता। चिंता ना करो, टेलीग्राम पे मैंने कई बार ये शेयर किया है। अगर आप नए हो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मैं बीच बीच में इस तरह की शीट शेयर करते रहता हूँ। लिंक नहीं पता, यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, हाँ हाँ डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या कमेंट के पिन सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा टेलीग्राम का लिंक। आगे देखो फिर किस तरह के सवाल है। विच वन ऑफ दिस अ केमिकल चेंज, अगेन वही फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज के ऊपर, किसमें से कौन केमिकल चेंज है। बहुत सिंपल, कुछ नया बने। यहां तो कुछ नया नहीं बन रहा, बस स्टेट बदला है। वाटर स्टीम हो गया, सुगर वाटर में डिसोसिएट हो गया, कंबशन ऑफ एलपीजी, एग्जैक्टली यहां आपकी नई चीज फॉर्म हो रही है। जब आप एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कंबस्ट करते हो यानी बर्न करते हो, जलाते हो, तो नया प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट जैसे कि आपको मीथेन गैस मिल सकती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे फॉर्म होती हुई दिखेगी। जब तक कुछ नया नहीं बने तब तक वो केमिकल चेंज नहीं है। द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप सबको पता है ना, जिसमें बेसिकली एक एसिड है और एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो दोनों एक दूसरे की पावर को कम कर देते हैं और इसीलिए बनाते हैं वो सॉल्ट, और साथ में बनाते हैं वो पानी विच इज H2O। और इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइज कर देना। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को न्यूट्रलाइज कर दिया। बोला कि बताओ ये कैसे रिएक्शन है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। मैंने ले लिया एक बेस NaOH, ठीक है, फिर मैंने ले लिया एक एसिड HCl। इनको जब रिएक्ट कराया ना तो ये OH और जो ये H है आपस में कंबाइन हो गए और बन गया पानी विच इज H2O। लेकिन दूसरी तरफ ये सोडियम और जो ये क्लोरीन है ये आपस में कंबाइन हुए बन गया NaCl। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहां पे एक्सचेंज हुआ है आयन का और दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही वाली बात, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे इसको हम, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए जरा किस तरह के सवाल है यहाँ पे। एक सवाल बनता है आपको इसे डायग्राम बेस्ड एक्सपेरिमेंट, देखो वही है, फिर से एक कंडीशन दे दी। ध्यान से देखो जरा इस सवाल को। द एक्सपेरिमेंट इन विच द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड अवे। ओके, नोटिस करते हैं जरा इसमें क्या है। PQRS 4 टेस्ट ट्यूब है। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक चीज कॉमन दिख रही है विच इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसका कलर होता है ब्लू। अच्छा, बाकी क्या डिफरेंट दिख रहा है? बाकी डिफरेंट दिख रहा है कि इन चारों में कॉपर सल्फेट तो है सॉल्यूशन, लेकिन उस कॉपर सल्फेट के अंदर हम डिप कर रहे हैं अलग अलग टाइप ऑफ मेटल। जैसे यहां पे हमने डाल दिया सिल्वर, इसमें जिंक, इसमें आयरन, इसमें कॉपर। तो पूछा है कि बताओ कौन से बीकर में कलर फेड अवे हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। अब अगर कलर फेड अवे हो गया है, इसका मतलब है कि भाई कोई है जिसने कॉपर सल्फेट को परेशान किया। कॉपर सल्फेट को परेशान करने का मतलब है कोई है जिसने उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर और सल्फेट की दोस्ती तोड़ दी, अलग हो गए। जैसे ही वो अलग हो गए तो ओवरऑल जो ब्लू दिखने वाला सॉल्यूशन था वो आपको फेड अवे हो गया। अब ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जिसके पास ताकत है कॉपर से ज्यादा, यानी जिसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, बेसिकली वही उसको हटाएगा। यहां पे अगर मैं देखूं इन सब में तो मुझे दिखाई देता है एक आपका जिंक और एक आपका आयरन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से ज्यादा है। देखो अगर आप ऑप्शन देखो ध्यान से, सिल्वर और गोल्ड तो नीचे होते हैं बॉटम लिस्ट में रिएक्टिविटी सीरीज में। कॉपर ऑब्वियस सी बात है खुद को कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो ओनली जिंक एंड फेरस विल डिस्प्लेस द कॉपर और वहां से आपका कलर फेड अवे हो जाएगा। डिस्प्लेस करके वो क्या बनाएंगे? फेरस फेरस सल्फेट बना लेगा, जिंक आपका जिंक सल्फेट बना लेगा। तो एक टॉपिक जो आपको समझ में आया जिससे सवाल फॉर्म होता है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि मैं यहां पे और भी सवाल फॉर्म कर सकता था इस बेसिस पे कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि कहां पे किसका कलर फेड अवे होगा, और इसके लिए पता होनी चाहिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि कोई एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है इन नेचर केमिकली, सो दैट कि वो उसको डिस्प्लेस करेगा और एक नया तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो कलर अपना बदल जाएगा। अच्छा फिर देखिए जरा सवाल, ये सवाल आपका जो है ये ज्यादा मार्क्स का आएगा क्योंकि ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको नाम लिखना है, बहुत सिंपल, आपको नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? जैसे कि ऐसा एक कार्बोनेट बताओ, कार्बोनेट यानी CO3, एक ऐसा कार्बोनेट बताओ जो कि डिकम्पोज नहीं होगा गर्म करने पे। बहुत बढ़िया। अब अगेन केमिस्ट्री थोड़ी सी मेमोरी वाला पार्ट है। एक ऐसा कार्बोनेट जो कि गर्म करने पे भी डिकम्पोज नहीं होता, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है वो? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये चीज कैसे पता? बेटा देखो
नॉर्मली जो कार्बोनेट होते हैं ना वो डिकम्पोज होते हैं, और कार्बोनेट CO3 होता है, तो डिकम्पोज होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लेकिन एक कार्बोनेट ऐसा है जो डिकम्पोज नहीं हो रहा। अगेन केमिस्ट्री विद कम्स लॉट ऑफ एक्सेप्शन, एंड केमिस्ट्री में सवाल एक्सेप्शन पे ही है कि भाई ये एक चीज है जो कि एक तरह का कंपाउंड करता है, फिर उसमें आ जाएगा एक्सेप्शन कि हाँ हाँ वो तो करता है, बट उसके जैसे और कंपाउंड है जो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि एक नाइट्रेट है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन एज अ ओनली गैस। अब नाइट्रेट क्योंकि NO3 है बनेगा उससे NO2, लेकिन एक नाइट्रेट ऐसा है जो कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं देता, उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। मैं सबका नाम लिख रहा हूं, कमेंट सेक्शंस में आप इसका फॉर्मूला लिख के बताएंगे। अगर तुम इस वीडियो के इस पार्ट पे पहुंचो तो क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी कंपाउंड के नाम लिख रहा हूं उसका केमिकल फॉर्मूला इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर देखो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो कार्बन होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत आंसर हो सकते हैं, बट मैंने आपको जैसे बताया ना कार्बोनेट यानी CO3, तो एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको मैं गर्म करूंगा ना तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हुई दिखेगी। राइट डाउन द फॉर्मूला इन द कमेंट सेक्शन। फिर एक नाइट्रेट है जो कि ब्राउन गैस प्रोड्यूस करता है। अब मैंने वही बोला बेटा, ब्राउन गैस का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही है, तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इजिली फॉर्म होता है। अब आपको कोई एक नाइट्रेट बताना होगा, एक बहुत प्यारा बता रहा हूं कंपाउंड जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, विच इज लेड नाइट्रेट। अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको ना इस वीडियो से देखो एक आइडिया लग गया कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। अब तुम्हें ये चीज पता चल गई कि ओके इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक है और उस टॉपिक से इस तरह के सवाल बनाए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है कोई सैंपल पेपर उठाओ, कोई बुक उठाओ, जाके उस तरह के क्वेश्चंस को कर लो प्रैक्टिस। और ये एक क्वेश्चंस है जो मैं दे रहा हूं आप लोग के लिए इन होमवर्क, जिसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शंस के अंदर। मैं सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, देखते हैं कि कितने बच्चे कितने सिंसियरली इसका आंसर करते हैं। राइट आंसर देने पे तारीफ होगी, गलत आंसर दोगे तो और तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि मैंने कहा कि कीप डूइंग रॉन्ग थिंग्स सो दैट कि आपको पता चल जाए कि क्या गलती आप करते हो और उससे बेटर आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो गलती करने से नहीं घबराना है, ठीक है। हेल्प लीजिए बुक से, कोई बात नहीं, आंसर कीजिए। अगर अब इसके अलावा तुम्हें केमिस्ट्री में और जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कंसेप्ट को लेके हो, चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस को लेके हो, प्लीज कमेंट डाउन इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस। आई विल गो थ्रू द एवरी कमेंट, और मैं जितनी हो सकते उतनी कोशिश करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको जैसी भी हेल्प चाहिए ना, लाइक किसी टॉपिक का आपको कोई क्रिस्प वीडियो चाहिए होगा, या फिर आपको कभी प्रैक्टिस सेशंस के लिए लाइव सेशंस लेना है, वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, बोलने की जरूरत है नहीं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।